हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग रचना वह जो आदमी है ना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं व्यंग रचना वह जो आदमी है ना। निंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। निंदा खून साफ करती है, पाचन क्रिया ठीक करती है, बल और स्फूर्ति देती है। निंदा में मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। निंदा पायरिया का तो शर्त इलाज है। संतों को परनिंदा की मनाही होती है, इसलिए वे स्वनिंदा करके स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, यह संत की विनय और आत्मग्लानि नहीं है, टॉनिक है। संत बड़ा काइया होता है, हम समझते हैं वह आत्म स्वीकृति कर रहा है, पर वास्तव में वह विटामिन और प्रोटीन खा रहा है। स्वास्थ्य विज्ञान की एक मूल स्थापना तो मैंने कर दी। अब डॉक्टरों का कुल कितना काम बचा कि वे शोध करें कि किस तरह की निंदा में कौन से और कितने विटामिन होते हैं, कितना प्रोटीन होता है। मेरा अंदाज है स्त्री संबंधी निंदा में प्रोटीन बड़ी मात्रा में होता है और शराब संबंधी निंदा में विटामिन बहुत होते हैं। मेरे सामने तो स्वास्थ्य सज्जन बैठे थे, वे कह रहे थे आपको मालूम है वह आदमी शराब पीता है। मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा वह शराब पीता है। निंदा में अगर उत्साह न दिखाओ तो करने वालों को जूता सा लगता है, और वे 3 बार यह बात कह चुके और मैं चुप रहा तो 3 जूते उन्हें लग गए। अब मुझे दया आ गई, उनका चेहरा उतर गया था। मैंने कहा पीने दो। वे चकित हुए, बोले पीने दो? अब आप कहते हैं पीने दो? मैंने कहा हाँ, हम लोग ना उसके बाप हैं ना शुभचिंतक, उसके पीने से अपना कोई नुकसान भी नहीं है। उन्हें संतोष नहीं हुआ, वे उस बात को फिर रेतते रहे, पर मैंने लगातार उनसे कुछ सवाल कर डाले। आप चावल ज़्यादा खाते हैं या रोटी? किस करवट सोते हैं? जूते में पहले दाहिना पाँव डालते हैं या बायां? अब वे ही पर उतर आए, कहने लगे ये तो प्राइवेट बातें हैं, इनसे क्या मतलब? मैंने कहा वह क्या खाता पीता है यह उसकी प्राइवेट बात है, मगर उससे आपको ज़रूर मतलब है। किसी दिन आप उसके रसोई घर में घुसकर पता लगा लेंगे कि कौन सी दाल बनी है और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाएंगे वह बड़ा दुराचारी है, वह उड़द की दाल खाता है। तनाव आ गया, मैं लाइट हो गया। छोड़ो यार इस बात को। और वेद में सोमरस की स्तुति है, 60-65 मंत्र हैं। सोमरस को पिता और ईश्वर तक कहा जाता है। कहते हैं तुमने मुझे अमर बना दिया। यहाँ तक कहा गया है कि अब मैं पृथ्वी को अपनी हथेलियों में लेकर मसल सकता हूँ। ऋषि को ज़्यादा चढ़ गई होगी। चेतन को दबाकर राहत पाने या चेतना का विस्तार करने के लिए सब जातियों के ऋषि किसी मादक द्रव्य का उपयोग करते थे। चेतना का विस्तार, हाँ, कई को चेतना के विस्तार देख चुका हूँ। एक संपन्न सज्जन की चेतना का इतना विस्तार हो जाता है कि वे रिक्शा वाले को रास्ते में पान खिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं और फिर दुगने पैसे देते हैं। पीने के बाद वे प्रोलेतरिया हो जाते हैं। कभी कभी रिक्शा वाले को बिठाकर खुद रिक्शा चलाने लगते थे। वे यूँ भी भले आदमी हैं, पर कुछ मैंने ऐसे देखे हैं कि जो होश में मानवीय हो ही नहीं सकते। मानवीयता उन पर रम के किक की तरह चढ़ती उतरती है। उन्हें मानवीयता के फिट आते हैं, मिर्गी की तरह। सुना है कि मिर्गी जूता ढूंढने से उतर जाती है, इसका उल्टा भी होता है। किसी किसी को जूता सुखाने में मानवीयता का फिट भी आ जाता है। यह नुस्खा भी आजमाया हुआ है। एक और चेतना का विस्तार मैंने देखा था। एक शाम राम विलास शर्मा के घर हम लोग बैठे थे। यह स्टेट रोडवेज के अपने कबीर रामविलास शर्मा हैं। उनकी एक सहयोगी की चेतना का विस्तार कल 1.5 पैग में हो गया और वे अंग्रेजी बोलने लगे। कबीर ने कहा है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले,
यहाँ हो गया। मन मस्त हुआ तब अंग्रेजी बोले। नीचे होटल से खाना उन्हीं को लाना था। हमने कहा अब उन्हें मत भेजो। ये अंग्रेजी बोलने लगे, पर उनकी चेतना का विस्तार जरा ज़्यादा ही हो गया। कहने लगे, नो सर, नो सर, आई शैल ब्रिंग ब्यूटीफुल मुर्गा। अंग्रेजी भाषा का कमाल देखिए, थोड़ी ही पड़ी है मगर खाने की चीज़ों को खूबसूरत कह रहे हैं और जो भी खूबसूरत दिखा उसे खा गए। यह भाषा रूप में भी स्वाद देखती है, रूप देखती है, उल्लास नहीं होता। अजीब में पानी आने लगता है। ऐसी भाषा साम्राज्यवाद के बड़े काम की होती है। कहा, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, और छुरी कांटे से इंडिया को खाने लगे। जब आधा खा चुके तब देशी खाने वालों ने कहा, अगर इंडिया इतना खूबसूरत है तो बाकी हमें खा लेने दो। तुमने इंडिया खा लिया, बाकी बचा भारत, हमें खाने दो। अंग्रेज ने कहा, अच्छा, हमें 10 लगने लगे हैं, हम तो जाते हैं, तुम खाते रहना। यह बात 1947 में हुई थी। हम लोगों ने कहा अहिंसक क्रांति हो गई है। बाहर वालों ने कहा यह ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण। मगर सच पूछो तो यह ट्रांसफ़र ऑफ डिश हुआ। थाली उनके सामने से उनके सामने आ गई। वे देश को पश्चिम सभ्यता के सलाद के साथ खाते थे, ये जनतंत्र के आचार के साथ खाते हैं। फिर राजनीति आ गई। छोड़िए, बात शराब की हो रही थी। इसके संबंध में जो शिक्षाप्रद बातें ऊपर कहीं उन पर कोई अमल करेगा तो अपनी रिस्क पर नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेगी। मगर बात शराब की भी नहीं है, उस पवित्र आदमी की हो रही थी। तो मेरे सामने बैठे किसी के दुराचार का चिंतन कर रहे थे और मैं चिंतित नहीं था, इसलिए वह नाराज और दुखी था। मुझे शामिल किए बिना वह मानेगा नहीं। वह शराब से स्त्री पर आ गया और वह जो है ना, अमुक स्त्री से उसके अनैतिक संबंध है। मैंने कहा, हाँ, यह बड़ी खराब बात है। उसका चेहरा अब खिल गया, बोला, है ना? मैंने कहा, हाँ, खराब बात यह है कि उस स्त्री से अपना संबंध नहीं है। वह मुझसे बिल्कुल निराश हो गया। सोचता होगा कैसा पत्थर है यह आदमी कि इतने ऊंचे दर्जे के स्कैंडल में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। वह उठ गया और मैं सोचता रहा कि लोग समझते हैं कि हम खिड़की हवा और रोशनी के लिए बनवाते हैं, मगर वास्तव में खिड़की झांकने के लिए होती है। कितने लोग हैं जो चरित्रहीन होने की साध मन में पाले रहते हैं मगर हो नहीं सकते और निरे चरित्रवान होकर मर जाते हैं। आत्मा को परलोक में भी चैन नहीं मिलता होगा और पृथ्वी पर लोगों के घरों में झांक कर देखती होगी कि किसका किससे संबंध चल रहा है, किसकी स्त्री और पुरुष से संबंध में बात अखरती है। अब अनैतिकता नहीं बल्कि यह है कि हाय उसकी जगह हम नहीं हुए। ऐसे लोग मुझे चुंगी के दारोगा मालूम होते हैं। हर आते जाते ठेले को रोककर झांक कर पूछते हैं, तेरे भीतर क्या छिपा है। एक स्त्री के पिता के पास हितकारी लोग जाकर सलाह देते हैं, उस आदमी को घर मत आने दिया करिए, वह चरित्रहीन है। वे बेचारे वास्तव में शिकायत करते हैं कि पिताजी, आपकी बेटी हमें चरित्रहीन होने का चांस नहीं दे रही, उसे डांटिए ना कि हमें भी थोड़ा चरित्रहीन होने दें। जिस आदमी की स्त्री संबंधी कलंक का था वह कह रहा था वह भला आदमी है, ईमानदार, सच्चा, दयालु, त्यागी। वह धोखा नहीं करता, कालाबाजारी नहीं करता, किसी को ठगता नहीं है, घूस नहीं खाता, किसी का नुकसान नहीं करता। एक स्त्री से उसकी मित्रता है, इससे वह आदमी बुरा और अनैतिक हो गया। बड़ा सरल हिसाब है अपने यहाँ आदमी के बारे में निर्णय लेने का। कभी सवाल उठा होगा समाज के नीतिवानों के बीच की नैतिक और अनैतिक, अच्छे और बुरे आदमी का निर्णय कैसे किया जाए। वे परेशान होंगे। बहुत सी बातों पर आदमी के बारे में विचार करना पड़ता है, तब निर्णय होता है। तब उन्होंने कहा, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो,
मामला सरल कर लो, सारी नैतिकता को एक छोटे से दायरे में समेट दो। हर जटिल को इस तरह सरल कर लेना मुझे भी पसंद है। इसी को सहज साधना कहते हैं।